जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के हमारी इनिशिएटिव में क्वेश्चन आईआर का बनता है। सो क्वेश्चन जो है आज इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, वो क्वेश्चन इज इवैल्यूएट इंडियाज एंगेजमेंट इन द मिडिल ईस्ट विद द डेवलपमेंट ऑफ अ लाइकली मिडिल ईस्टर्न क्वाड। हाउ डज दिस इंपैक्ट इंडिया स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद इन द रीजन। सो मिडिल ईस्ट क्वाड की बात करें, वेस्ट एशियन क्वाड की बात करें, दिस इज वन ऑफ द सेम थिंग। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर की बात है, ये काफी न्यूज में था। सो इन द थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर देयर वाज अ वर्चुअल मीटिंग व्हिच हैपेंड बिटवीन द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ अमेरिका, इजराइल, इंडिया एंड यूएई। दोस्तों अब यहाँ पे बहुत ब्रीफली मिडिल ईस्ट क्वाड की यहाँ पे बात हो रही है। तो एक तो आप क्वाड जानते हैं जो कि इंडो पैसिफिक में बना है ना, उसको लेके भी इस पूरे साल में बहुत चर्चा हुई है। जो आपका क्वाड इंडो पैसिफिक में बना है, यानी कि वहाँ पे यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, वो इंडो पैसिफिक का क्वाड हो गया। यहाँ पे ये जो क्वाड, ये देखिए ये फॉर्मल अभी ब्लॉक नहीं बना सो कॉल्ड क्वाड, बट लाइकली मिडिल ईस्टर्न क्वाड। ठीक है, देखिए अब इसका अगर प्रिल्यूड जानना हो तो आपको याद होगा अगस्त ऑफ 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, तो उनके चलते इजराइल और यूएई के बीच में अब्राहम अकॉर्ड साइन किए गए थे। ठीक है, तो बेंजामिन नेतन्याहू थे वहां के इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, और अब ये अगस्त की बात थी। अब इसके चलते हमने देखा कि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, जो गल्फ मोनार्कीज हैं, जो ट्रेडिशनली आमतौर पे पैलेस्टीन के साथ रही हैं, उनका जो सपोर्ट है, जो उनकी साइड है, वो पैलेस्टीन के टुवर्ड्स रही है। Now they started becoming more friendlier towards Israel. At the same time, they also said that look, we also support the Palestinian cause. It's not that we're abandoning the Palestinian cause, but at the same time, the geopolitical churning which was happening in the Middle Eastern region, especially towards the end of the Trump presidency, was that this closeness started coming between the Gulf monarchies and the Israel. हाँ, अब इसके चलते यहां पे एक इंडो अब्राहम अकॉर्ड का भी सजेशन दिया गया था, जहां पे इंडिया कैन ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक रोल विद दीज कंट्रीज इन द मिडिल ईस्टर्न रीजन। तो इसके बारे हम पहले इसका आंसर हम डिस्कस करते हैं, तो वेरी ब्रीफली। सो देखिए दोस्तों, आंसर में पहले शुरुआतिंग में जैसे आपको पता है इंट्रोडक्शन हमने देना होता, तो पहले इंट्रोडक्शन में हमने एक छोटी सी यहाँ पे जो एक इंट्रोडक्शन देनी है, ये बता के कि कैसे ये जो आइडिया मिडिल ईस्टर्न क्वाड का है, व्हाई वाज दिस आइडिया ओवर देयर। तो ये न्यूज में था, इस करके हमने ये क्वेश्चन शेयर करा है। सो रिसेंटली यूएसए, इंडिया, इजराइल, यूएई सेट अप अ न्यू जॉइंट वर्किंग ग्रुप इनफॉर्मली बीइंग कॉल्ड एज द मिडिल ईस्टर्न क्वाड। तो आप ये भी लिख सकते हैं दैट ये जो मीटिंग हुई थी, दिस वाज अ वर्चुअल मीटिंग। अभी पूरी तरह से एक फॉर्मल ब्लॉक नहीं बना मिडिल ईस्टर्न क्वाड और वेस्ट एशियन क्वाड शालवी से। ये अभी एक तरह से फॉर्मल ब्लॉक नहीं बना जैसे कि क्वाड इंडो पैसिफिक में, बट ऑन द साइडलाइंस ऑफ अ वर्चुअल समिट और वर्चुअल मीटिंग्स ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स दिस मीटिंग हैपेंड। Such a step would impact India's involvement in the Middle East as, because क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है हाउ डज दिस इंपैक्ट इंडिया स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद इन द रीजन। और इसका पहला पार्ट है इंडियाज एंगेजमेंट इन द मिडिल ईस्ट। हमको इवैल्यूएट करना है इंडिया का एंगेजमेंट इन द मिडिल ईस्ट, तो हमको इसका इंडिया का जो एंगेजमेंट होगा इस रीजन में विद द डेवलपमेंट ऑफ अ लाइकली क्वाड, दैट इज वन पार्ट। एंड द अदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज इंडिया की स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट इस रीजन में कैसे और इंपैक्ट हो सकती है, कैसे वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो वेरी ब्रीफली क्विक पॉइंट्स। नाउ द ग्रुप इज फ्रेम्ड एज एन इकोनॉमिक फोरम। सो क्वाड की अगर बात करें, जो इंडो पैसिफिक क्वाड है, वो भी कहीं ये तो नहीं मेंशन ना कि वो कोई सिक्योरिटी ब्लॉक है। ठीक है, जैसे ऑकस इज अ सिक्योरिटी ब्लॉक, क्वाड इज नॉट अ सिक्योरिटी ब्लॉक। क्वाड को भी एक तरह से एक ट्रेड रिलेटेड ब्लॉक ही माना गया है। अगर इसकी बात करें, अगर ये मिडिल ईस्टर्न क्वाड की बात करें, जो अभी फॉर्मली नहीं बनाया गया, बट इवन देन मिडिल ईस्टर्न क्वाड का भी जो फंडामेंटल है, जो उसका बेसिस है, दैट दिस इज नॉट अ सिक्योरिटी ब्लॉक, दिस इज एन इकोनॉमिक फोरम। The new group would be innovative, non-confrontationist, and focus more on the economic aspects rather than the security. ठीक है, तो कोई एक तरह का एशियन नेटो, मिडिल ईस्ट एशियन नेटो तरह का ब्लॉक नहीं बनाया गया। इट इज जस्ट अ ब्लॉक जो प्रपोज किया गया, जहां पे जो कॉमन एरियाज हैं, जो कॉमन पैरामीटर्स हैं कोऑपरेशन के एज फार एज ट्रेड एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज आर कंसर्न, उसमें और इंटीग्रेशन की जाएगी। मोर अपॉर्चुनिटीज टू द एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी, एज यू नो दैट यूएई इज अ मेजर डेस्टिनेशन टू वर्क फॉर इंडियंस। बहुत सारे हमारे इंडियंस स्पेशली फ्रॉम द केरला यूएई काम करने जाते हैं। गल्फ एरियाज में बहुत कंसिडरेबल इंडियन पॉपुलेशन है जो कि काम करते हैं। सो नंबर 3, scope for Indian entrepreneurs. Now, these nations are technologically advanced and India can prove to be a complementary to their needs given India's large technical human resource. Okay, so this is so obviously because we have a lot of skilled man force in the IT sector. We also have very good programs in the space sector. So there is a lot of scope for synergy, whether it's space, whether it's IT, whether it's pharmaceuticals, whether it's defense. So on these areas there can be a lot of convergence with these countries.
enable India to dehyphenate the Israel-Palestine issue, because fundamentally India के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है how to distinguish between their relation vis-a-vis Israel and Palestine. Traditionally, India has always stood for a very amicable solution between Israel and Palestine. India in the past they have supported, उन्होंने support करा है पैलेस्टीन के स्टेटहुड को, और बहुत इंडिया का यही स्टैंड रहा है सिंस द टाइम ऑफ जवाहरलाल नेहरू कि जो भी इनका मसला है इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में पीसफुली एमिकेबली सॉल्व हो सके. अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम पैलेस्टीन की टुवर्ड्स ज़्यादा सिंपैथी दिखाते हैं तो इसराइल के साथ हमारा रिश्ता थोड़ा उसमें दरार आती है, और अगर इसराइल के साथ हम ज़्यादा नज़दीकियाँ दिखाते हैं तो पैलेस्टीन वाले हमसे नाराज़ होते हैं. ठीक है, अब पहले क्या था, पहले तो अगर हम इसराइल के साथ नज़दीकी बना रहे हैं तो मीन्स के पैलेस्टीन के साथ साथ जो गल्फ मोनार्कीज़ हैं वो भी इस बात का बुरा मानती थी, चाहे वो यूएई है, चाहे वो सऊदी है, ठीक है, चाहे वो येमेन है. लेकिन अब क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड साइन होने के बाद अब थोड़ा ये काम आसान हो गया, बिकॉज ये जो गल्फ मोनार्कीज़ हैं जिन्होंने इसराइल के साथ हाथ बढ़ाया है ये खुद ही अब इसराइल के साथ दोस्ती बढ़ा रही हैं. तो इंडिया का काम और आसान है इसराइल के साथ अपनी दोस्ती बनाना, एट द सेम टाइम पैलेस्टीन के कॉज को भी अपहोल्ड करना. इंडो अब्राहम अकॉर्ड, तो ये इंडो अब्राहम अकॉर्ड वाज बिटवीन द गल्फ मोनार्कीज एंड इजराइल. सो इंडो अब्राहम अकॉर्ड का भी आइडिया इस बार मूट किया गया था. सो इंडिया कैन प्ले इंपॉर्टेंट पार्ट इन ब्रिंगिंग मोर अरब कंट्रीज टू साइन द अकॉर्ड्स सो एज टू नॉर्मलाइज देयर रिलेशंस विद इजराइल. ये सब ठीक है, लेकिन अरब कंट्रीज में, अरब कंट्रीज की बात करें, गल्फ मोनार्कीज की बात करें, एक कंट्री है जो कि इस अकॉर्ड में कभी नहीं आएगी, वो है ईरान. ठीक है, अब इंडिया के लिए अब ये एक चैलेंज रहेगा. देखिए ट्रेडिशनली अगर हम बात करें गल्फ मोनार्कीज की जो कि सुन्नी डोमिनेटेड हैं, और ईरान की बात करें जो कि शिया डोमिनेटेड है, इनके आपस के बीच में बहुत राइवलरी है. ठीक है, उसके बाद अगर पैलेस्टीन की बात करें तो पैलेस्टीन के कॉज को चाहे सुन्नी मोनार्कीज थी चाहे ईरान था, सबने ही सपोर्ट किया था. तीसरी बात, आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में, चलो अगर हम पिछले 10-15 सालों से भी देखें, जो सुन्नी मोनार्कीज हैं, गल्फ मोनार्कीज हैं, जो सुन्नी डोमिनेटेड कंट्रीज हैं, दे हैव स्टार्टेड बिकमिंग मोर क्लोजर टुवर्ड्स इजराइल एंड द यूएस. नाउ इरान हैज ट्रेडिशनली बीन नॉट a big fan of being a friend of US. Iran obviously has historical differences with the Gulf monarchies. Now अब यहाँ पे इंडिया के लिए चैलेंज ये रहेगा because India is dependent a lot on its energy needs on Iran. अब इंडिया एक तरफ तो इसराइल के साथ और गल्फ मोनार्कीज के साथ अपनी दोस्ती और बढ़ाएगा, बट ऑन दी अदर हैंड चैलेंज ईरान के साथ भी अपना रिलेशन मेंटेन करने का है. इस करके नहीं कि सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी की बात आती है, बट दूसरी बात जो ये भी आती है इंडिया और ईरान के कंटेक्स्ट में, क्योंकि ईरान अफगानिस्तान का पड़ोसी है, ईरान जो है अफगानिस्तान का नेबर है, और इंडिया के ज्यादा दोस्त नहीं है. अगर हम अफगानिस्तान की भी बात करें, उस रीजन की भी बात करें, तो इंडिया के ज्यादा दोस्त नहीं है एक्सेप्ट ईरान. तो कैसे आने वाले टाइम में इंडिया अपनी दोस्ती ईरान के साथ भी और इन सब देशों के साथ, यूएई के साथ, इसराइल के साथ, यूएस के साथ, सऊदी के साथ मेंटेन करके चलेगा, और कैसे वो फाइन बैलेंस हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी. इसके चलते ये जो इंप्लीकेशन है इंडिया का, जो यहाँ पे स्ट्रेटेजिकनेस की बात हो रही है, वो बहुत पेचीदा और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. नाउ its impact on India's strategic engagement in the region. Its impact means the impact of the likely Quad, the Middle Eastern Quad. फॉर्मली नहीं बना, आई रिपीट अगेन, बट एक प्रपोजल दिया गया है. इट इज एन इनफॉर्मल ब्लॉक प्राइमरीली फोकस्ड ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज, ऑन द ट्रेड इंटीग्रेशन. बट व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ अ ब्लॉक ऑन इंडिया स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट इन दिस रीजन ऑफ द मिडिल ईस्ट. और जब हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं तो सिर्फ मिडिल ईस्ट यानी कि मिडिल ईस्ट यानी कि जो हमारी कॉलोनियल पावर्स थी वो इस रीजन को मिडिल ईस्ट कहते हैं. टेक्निकली अगर आप ज्योग्राफी में देखें, एटलस में देखें, डायरेक्शन के हिसाब से वो वेस्ट एशिया बनता है. अब मिडिल ईस्ट को सिर्फ मिडिल ईस्ट की तरह नहीं देखना चाहिए. मिडिल ईस्ट के साथ साथ हम ग्रेटर मिडिल ईस्ट की भी बात करते हैं, तो उसमें इजिप्ट भी आ जाता है, ठीक है, उसमें टर्की भी आ जाता है, तो ग्रेटर मिडिल ईस्ट रीजन की बात आ जाती है. तो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट है इस मिडिल ईस्ट कम ग्रेटर मिडिल ईस्ट रीजन में क्या होगी? पहली बात, इंडियाज रोल इन अफगानिस्तान. सो जैसे मैंने अभी बताया कि अब ईरान जो है, ईरान की इतनी अच्छी फ्रेंडशिप नहीं है इन सब कंट्रीज के साथ, और इंडिया अपनी फ्रेंडशिप इन कंट्रीज के साथ बढ़ा रहा है. तो अब देखने वाली बात होगी कि ईरान कैसे अकोमोडेट करेगा इंडिया को विज़ावी अफगानिस्तान. ठीक है, देखिए अब इंडिया की नेगोशिएटिंग पावर बढ़ने वाली है. अब अगर किसी एक देश की नेगोशिएटिंग पावर बढ़ती है तो उसका जो दूसरा मित्र है वो कुछ ना कुछ कोशिश करता है उसको अपनी तरफ खींचने के लिए. ईरान अब ऐसा क्या करेगा इंडिया को अपनी तरफ खींचने के लिए? जितनी ही मेहनत इंडिया को करनी पड़ेगी ईरान के साथ अपनी दोस्ती मेंटेन करने के लिए, उतनी ही मेहनत ईरान को भी करनी पड़ेगी इंडिया को अपनी तरफ इंटैक्ट में रखने के लिए. लेकिन यहां पे हमको ईरान की जरूरत ज्यादा है एज कंपेयर कि ईरान को हमारी जरूरत हो. तो इंडिया का जो रोल इन अफगानिस्तान है इस पूरे कंसेप्ट से बहुत इंपैक्ट होगा, बिकॉज देखने वाली बात होगी इंडिया ईरान के बीच में रिलेशंस कैसे होते हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस ब्लॉक.
अलाउइंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी, तो जैसे मैंने बोला कि मिडिल ईस्ट को सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, ग्रेटर मिडिल ईस्ट की तरह देखना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपका इजिप्ट भी आ जाता है। तो यहाँ पे आपका पर्शियन गल्फ की बात करें, फिर उसके इजिप्ट के साथ हम स्विस कनाल की बात करें, रेड सी की बात करें, तो बहुत सारा ट्रेड यहाँ पे होता है, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ ट्रेड हैपेंस, सो ऑब्वियसली द सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन पास थ्रू दिस रीजन, सो ट्रेड का यहाँ पे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। सो इसके चलते इंश्योरिंग सेफ पैसेज फॉर ऑयल एंड नॉन ऑयल कार्गो स्पेशली इन द पर्शियन गल्फ रीजन। तीसरी बात, काउंटरिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस। देखिए, चाइना का इन्फ्लुएंस काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक में तो एक क्वाड बन गया, वो तो एक फॉर्मल ब्लॉक है जो कि आई रिपीट सिक्योरिटी ब्लॉक नहीं है, ठीक है, वो एक ब्लॉक बन गया वहां पे। अब वहां पे हमारे 4 कंट्रीज हैं, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है ना, ये 4 कंट्रीज हैं। अब यूएसए क्या कर रहा है, यूएसए अब इस तरह के ना छोटे छोटे ब्लॉक्स बना रहा है, इसको मिनी लेटरलिज्म कहते हैं, मिनी लेटरलिज्म, ठीक है। अब यूएस क्या कर रहा है कि वहां पे चलो इंडो पैसिफिक में क्वाड बना लिया टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। वो तो हमको पता है कि इंडो पैसिफिक में चाइना बहुत असर्शन दिखा रहा है, बहुत ज्यादा डोमिनेंस दिखा रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए 4 लाइक माइंडेड कंट्रीज ने ये ब्लॉक बनाया। अब उसी तरह से ये जो मिडिल ईस्टर्न रीजन है, अब मिडिल ईस्टर्न रीजन में भी चाइना का जो डोमिनेंस है बहुत ज्यादा है। चाइना की जो फ्रेंडशिप है ईरान के साथ अगर हम बात करें, या अगर हम बात करें चाइना की जो फ्रेंडशिप है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, तो चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा कॉज ऑफ कंसर्न है फॉर अमेरिका। अब अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका अब आज के टाइम पे मिनी लेटरलिज्म का कंसेप्ट लेके आ रहा है कि 3-4 देशों को इकट्ठा करके, देखिए मल्टीलेटरलिज्म क्या होता है, जब बहुत सारे, यूएन इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, ठीक है। मिनी लेटरलिज्म क्या होता है, जब 3-4 देश इकट्ठे होकर कॉमन एजेंडास पे, कॉमन इश्यूज पे दे फॉर्म अ कंसेंसस, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक है, दिस कैन बी यूज्ड टू काउंटर चाइना इन्फ्लुएंस। तो यहां पे चाइना का इन्फ्लुएंस काउंटर करने का बेशक आइडिया यूएसए का हो, लेकिन हमारा भी कोई बहुत ज्यादा प्यार नहीं है चाइना के साथ, तो इसी बहाने हमको भी ये मौका मिलेगा, हमको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम भी चाइना को इस रीजन में काउंटर कर सकते हैं विद द लाइक्स ऑफ हैविंग द पार्टनरशिप एंड द फ्रेंडशिप विद द लाइक्स ऑफ इजराइल एंड यूएसए। चलिए, latest military technology from Israel and USA. India can import high-end military technology. So obviously हमने areas of cooperation की बात करी थी, जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, स्किल्ड वर्कफोर्स की बात करें, आईटी वर्कफोर्स की बात करें, इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, तो ये तो सब चीज़ें जो हम दे सकते हैं इसराइल को, यूएई को, यूएसए को, लेकिन हम ले क्या सकते हैं। सो ऑब्वियसली स्पेस प्रोग्राम्स की बात करें, डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इसराइल की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी दैट इज वेरी वेरी सुपीरियर। सो दिस गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू delve into these programs of cooperation. In the past, Indian foreign policy establishment was convinced that simultaneous expansion of Delhi's cooperation with Israel and the Arab world was impossible. कि कैसे हो सकता है यार, बिकॉज देखो ये जो यूएई है, सऊदी है, ये सब कंट्रीज तो ट्रेडिशनली पैलेस्टीन के साथ खड़ी रही हैं, ठीक है। अब इतने सालों से 60-65 सालों से इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, उसमें इनका तो सपोर्ट हमेशा पैलेस्टीन के साथ रहा है। तो ऐसा तो बिल्कुल हुई, आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले अगर ये कोई बात पूछता तो हर किसी ने कहना था ये तो बहुत मुश्किल बात है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि एक तरफ हम इसराइल के साथ भी हाथ बढ़ाएं और दूसरी तरफ उनके साथ भी हमारी फ्रेंडशिप बनी रहे, यूएई के साथ, सऊदी के साथ, वो पॉसिबल नहीं था। बट अब ऐसा होता दिखाई दे रहा है, अब ऐसी पॉसिबिलिटी हमको दिख रही है जहां पे हम एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली दोनों ही ब्लॉक्स के साथ एंगेज कर सकते हैं। पर यहां पे अगेन आई रिपीट, यहां पे हमको कॉज ऑफ कंसर्न क्या रहेगा, ईरान को बैलेंस करना, बिकॉज ईरान भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। इंडिया ने मिडिल ईस्टर्न रीजन में, चाहे ईरान है, चाहे वो सऊदी है, चाहे वो यूएई है, चाहे वो येमेन है, सबके साथ इंडिया ने रिलेशंस बहुत अच्छे बना के रखे हैं। पर ईरान की इनके साथ नहीं बनती है, इन सब कंट्रीज के साथ उनकी नहीं बनती है। इसराइल के साथ बात करें, यूएई के साथ बात करें, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये तो साइमल्टेनियस एक्सपेंशन तो हो रहा है, बट इंडिया और ईरान के बीच में रिश्ते कैसे रहते हैं, या क्या उसमें तनाव आता है या नहीं आता, ये देखने वाली बात होगी। US Secretary of State Antony Blinken pointed to the 4 countries of many overlapping interest. वो कौन से overlapping interest है, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज के चलते, तो खैर अब आजकल आज क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें, वो तो दिस हैज बिकम अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ any country's foreign policy and domestic policy. So energy, climate, trade, regional security, to add to it, vaccine diplomacy. So these are certain areas of cooperation between the 4 countries. दोस्तों ये तो आंसर हो गया हमारा, क्योंकि देखो हमको आंसर 5 से 6 मिनट में लिखना होता है, इतना हमारे पास टाइम नहीं होता हमको आंसर लिखने के लिए, तो ये तो हमारा विद इन 150-200 वर्ड्स में आंसर हो गया। इसके अलावा इस पर्टिकुलर आंसर में कुछ और वैल्यूडेशन हमने करा है। दोस्तों आपको याद होगा एडिटोरियल एनालिसिस में भी हम डिस्कस करते हैं। सो 20 अक्टूबर को, सो 20 अक्टूबर 2021 को सी राजा मोहन का एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था, इंडिया एंड द अदर क्वाड।
सो प्लीज डू रीड दैट, इसका हमने एडिटोरियल एनालिसिस भी किया था। तो उसी एडिटोरियल में से कुछ हम वैल्यू एडिशन के पॉइंट्स यहाँ पे डाल रहे हैं। जस्ट आपको एक और फॉर्डर मिल जाएगा, आपको थोड़ा और एडिशन मिल जाएगा इस आंसर में, तो इसमें से आप और पॉइंट्स चाहें तो आप डाल सकते हैं अपने आंसर में, उसको और थोड़ा वेल प्रेजेंट करने के लिए। नाउ द आइडिया ऑफ इंडो, तो ये बात आप इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं। The idea of the Indo-Abraham Accord between India, UAE and Israel was first suggested by Mohammed Solomon, who is an Egyptian scholar based in Washington. तो पहली बारी इंडो-अब्राहम अकॉर्ड, जो पॉइंट यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने एक पॉइंट डिस्कस किया ना, इंडो-अब्राहम अकॉर्ड का ये वाला पॉइंट डिस्कस किया ना यहाँ पे हमने, तो यहाँ पे आप ये बात भी मेंशन कर सकते हैं कि पहली बार इसका आइडिया कहाँ से आया था। पहली बार इसका आइडिया इस स्कॉलर ने, इजिप्शियन स्कॉलर ने, जिनका नाम है मोहम्मद सोलेमन, उन्होंने दिया था। अब इंडिया की वेस्ट एशिया पॉलिसी की बात करें वेरी ब्रीफली। सो इन द पास्ट देयर वर 3 पिलर्स टू इंडियाज वेस्ट एशिया पॉलिसी। नंबर 1 द सुन्नी गल्फ मोनार्कीज, नंबर 2 इजराइल एंड नंबर 3 ईरान। तीनों को ही इंडिविजुअल, ये तीनों ही कंट्री, ये तीन, जैसे अगर हम गल्फ मोनार्कीज की बात करें, इजराइल की बात करें, ईरान की बात करें, इन तीनों को डिफरेंट यार्डस्टिक से ही देखना जरूरी था इंडिया के लिए, आज से कुछ 25-30 साल पहले। अब हम एक ही यार्डस्टिक के साथ सुन्नी गल्फ मोनार्कीज और इजराइल को देख सकते हैं, because of this idea of Abraham Accord and because of this idea also coming forth of the Indo-Abraham Accords. On the other hand, ईरान को अब हम सेम यार्डस्टिक से नहीं देख सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ट्रेडिशनली तो तीनों ही फ्रेंड्स नहीं थे। 30-35 ईयर्स बैक गल्फ मोनार्कीज, इजराइल, ईरान, तीनों एक दूसरे के फ्रेंड्स नहीं थे। तो हमको कैलिबर करनी पड़ती थी अपनी फॉरेन पॉलिसी अकॉर्डिंग टू ईच कंट्री इन द रीजन। With the normalization between Israel and UAE happening, India faces fewer challenges to the regionalist approach in West Asia. तो इंडिया के लिए नेविगेट करना इस रीजन में और आसान है अब, बिकॉज अब पहले इंडिया के लिए जो चैलेंज था कि डिफरेंट यार्डस्टिक के साथ डिफरेंट कंट्रीज के साथ एंगेज करना है, और ये भी मद्देनजर रख के चलना है कि भाई अगर हम गल्फ मोनार्कीज के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रहे हैं तो इजराइल बुरा ना मान जाए, ईरान बुरा ना मान जाए, तो अब वो थोड़ी कंफ्यूजन कम होगी। लेकिन अभी भी इंडिया को जरूरत पड़ेगी टू मेंटेन अ फाइन बैलेंस बिटवीन ईरान एंड यूएसए। क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्टर्न क्वाड में तो यूएसए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, और यूएसए और ईरान के बीच में ट्रेडिशनली बहुत डिफरेंसेस रह चुके हैं, वो दोनों एक अच्छे दोस्त नहीं हैं। अब इसके चलते अगर एक तरफ से इंडिया मिडिल ईस्टर्न क्वाड में अपनी एंगेजमेंट बढ़ाता है इजराइल के साथ, गल्फ मोनार्कीज के साथ, यूएस के साथ, तो ऐसा तो नहीं है कि यूएस के साथ सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही इंडिया अपनी एंगेजमेंट बढ़ा रहा है। इंडिया तो एंगेजमेंट यूएसए के साथ बहुत और एरियाज में, बहुत और रीजन्स में बढ़ा रहा है। लेकिन अब इंडिया के लिए वही एक चैलेंज रहेगा टू मेंटेन दैट फाइन बैलेंस बिटवीन यूएसए ऑन वन हैंड इन द मिडिल ईस्ट क्वाड एंड विद इन द सेम रीजन, द मिडिल ईस्ट रीजन, विद ईरान. So while India is engaged with USA in the Indo-Pacific, जो Indo-Pacific वाला quad है, India also needs Iran cooperation to steer instability in emanating from the AFPAC region. So as I discussed, अफगानिस्तान का नेबर है ईरान, हमारे बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हैं इस रीजन में। अगर हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, तो देखिए हमको एक डायरेक्ट फिजिकल एक्सेस भी नहीं है अफगानिस्तान के चलते, और अगर हमारे कोई दोस्त हैं इस रीजन में, अगर जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं, तो वो ईरान है। तो इस करके ईरान का कोऑपरेशन हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है, अगर तो इंडिया को एक अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर बनाए रखना है इन दी अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन एज वेल। तो ये एक और फैक्टर आ जाता है, ठीक है। सो चैलेंज फॉर इंडिया टू कीप ईरान ऑन वन हैंड एंड यूएसए, यूएई, इजराइल ऑन दी अदर हैंड स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड। ये बात आप अपनी कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं। दोस्तों एक अंत में, इस आंसर के अंत में, जो अगेन वैल्यू एडिशन में जो कुछ पॉइंट्स मैंने यहां पे डाले हैं, देखिए दोस्तों, अगर पॉसिबल हो सके ना, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी फिर कह रहा हूं, कि जो कॉलमनिस्ट हैं, ठीक है, या कोई फॉर्मर डिप्लोमैट है, कोई फॉर्मर एम्बेसडर है, जैसे श्याम सरन हो गए, विवेक काटजू हो गए, सी राजा मोहन है। सी राजा मोहन एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजिक स्कॉलर है, इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके बहुत अच्छा लिखते हैं, इनके इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छे आर्टिकल्स भी आते हैं। तो कुछ एक आधा व्यू, एक आधी लाइन, एक दो लाइंस अगर हमको इनकी याद रहें, अगर हम अपने आंसर में डाल देंगे, तो वो सोने पे सुहागे वाली बात है। आपको देखिए, हमको मार्क्स लेने हैं, ठीक है, एक एक, दो दो, तीन तीन नंबर एक्स्ट्रा भी अगर हमको मिलने शुरू हो जाएंगे, तो आपका रैंक कहां से कहां जा सकता है, तो हमको वो एज लेना है। तो प्लीज मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो कॉलमनिस्ट हैं, इनके व्यूज आप जरूर अपने आंसर में डालिए। तो कुछ बातें सी राजा मोहन ने जो अपने आर्टिकल में 20 अक्टूबर को, जो आर्टिकल 20 अक्टूबर 2021 को जो आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया था, इंडिया एंड द अदर क्वाड, कुछ बातें उन्होंने जो सी राजा मोहन ने लिखी हैं, वो हम यहां पे पढ़ लेते हैं। India has many old and new partners in the region and it can now work with them in multiple formats and overlapping combinations. ठीक है, so again because India की engagement will become much more easier with Israel and with the Gulf monarchies. पहले वो इतना आसान नहीं था, because पहले इंडिया को individually engage करना पड़ता था with both the countries.
within the same region. Now that will become very easier for India. India, UAE, Israel can collaborate on many areas from semiconductor design and fabrication to space technology. Same बात जो कि US Secretary of State Antony Blinken ने भी कही है. The new Quad in the Middle East is unlikely to be India's only new coalition in the region, because why? This is the era of minilateralism. This is the era of minilateralism. So इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज ऑटोनोमस. हमको ये नहीं कि सिर्फ यूएस के पीछे ही लग के अपनी फॉरेन पॉलिसी डिजाइन करनी है. आने वाले टाइम में अगर मिडिल ईस्ट रीजन में कोई और अगर ऐसा कोई अलायंस बनता है जहां पे इंडिया के अपने डोमेस्टिक और नेशनल इंटरेस्ट अगर सेफगार्ड हो सकते हैं, अगर इंडिया की अपनी फॉरेन पॉलिसी उस हिसाब से डिजाइन हो सकती है, तो इंडिया कैन ऑल्सो फॉर्म अदर कोलिशंस विद इन द सेम रीजन. The Middle East Quad provides a sensible template, very, very important word, to pursue wide-ranging minilateral partnerships in the region. So minilateral partnerships is the flavor of the season. तो चाहे वो क्वाड है, चाहे वो ऑकस है, चाहे वो मिडिल ईस्टर्न क्वाड है, तो मिनीलेटरलिज्म पे बहुत एम्फोसिस हम देखने को हमको मिल रहा है, खास करके पिछले कुछ 2 सालों में. ठीक है. सो दोस्तों, इसका आंसर यही. मिलेंगे बहुत जल्दी एक और क्वेश्चन के साथ. आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए. जल्दी मिलेंगे. थैंक यू सो मच. जय हिंद.